ये चटक गुलाबी है, खींचने वाला है और बड़ा ही स्वादिष्ट है। एक पुराना ड्रिंक फिर से लौट आया है। इस गेहूं की कहानी बड़ी लंबी है, मगर सबसे पहले हम मजा लेंगे शानदार चॉकलेट का। आइसक्रीम है, ये भला किसे पसंद नहीं होगी, मगर ये तभी मजेदार बनती है जब इसके आइस क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर अच्छा हो, बढ़िया क्वालिटी की क्रीम हो और हवा भी हो। इन्हें चॉकलेट में डुबाया जाता है, बादाम से सजाया जाता है और इसके बीच में होते हैं वनीला और कैरामल। तभी तो चैपमैन की बॉल टॉप कोन आज इतने साल बाद भी सबकी पसंदीदा आइसक्रीम बनी हुई है। इसका जादुई सफर शुरू होता है ब्लेंडिंग रूम से, जहां 12,000 लीटर क्रीम और शक्कर को 30 मिनट तक मिलाया जाता है। फिर इसमें सारी चीजों को जोड़ने वाले इमल्सिफायर डाले जाते हैं, जिनसे आइसक्रीम को हल्का क्रीमी टेक्सचर मिलता है। इसमें डाले गए स्टेबलाइजर्स आइस क्रिस्टल को ज्यादा बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि इससे आइसक्रीम दानेदार हो जाएगी। आइसक्रीम की शुरुआत तो 4000 BC में ही हो गई थी। उस वक्त शायद आइसक्रीम इतनी मजेदार नहीं होती थी। ये पहली बार चीन में बनाई गई थी। शान के किंग टैंग ने दूध और बर्फ के साथ कुछ बनाया था। शान के किंग टैंग का तो नाम भी नहीं सुना। खैर, इन चीजों को एक घूमते ड्रम में मथने और जमाने के बाद ये इतनी नर्म बन पाती हैं, जो टब्स में जमाई गई आइसक्रीम से ज्यादा नर्म होती हैं। एक साल में यहाँ के स्टोरिंग और फ्लेवरिंग रूम में करीब 8 करोड़ लीटर आइसक्रीम मिक्स निकलता है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे वहाँ बंद करके आप चाबी फेंक दीजिए। एक आइसक्रीम पाइपलाइन उस मिश्रण को फैक्ट्री में उसकी सही जगह तक पहुँचाती है। ये है बॉल टॉप कोन मशीन। ये जटिल मशीन दिन के 24 घंटे चलती रहती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी मशीन है। चैपमैन में एक साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख कोन्स का इस्तेमाल होता है। एक बार मशीन में डाले जाने के बाद इन्हें सिर्फ खाते वक्त ही इंसान का हाथ लगता है। अगला चरण तो और भी मजेदार है। हर कोन में पिघले हुए चॉकलेट और कैरामल डाले जाते हैं। एक नोजल कोन के अंदर जाता है और उसके अंदर वाली परत पर ऑयल बेस्ड चॉकलेट लगा दिया जाता है। इस ऑयल बेस्ड चॉकलेट की वजह से आइसक्रीम की नमी कोन तक नहीं पहुंच पाती। इससे इसका स्वाद ही अच्छा नहीं होता, बल्कि जब हम कोन को हाथ में पकड़ते हैं तब वो सूखा होने के कारण नरम भी नहीं होता। मगर ये तो शुरुआत है जनाब। हम इस मशीन के उस हिस्से को देख रहे हैं जो यहाँ की और किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। ये देखने में भले ही एक हाईटेक रेस कार इंजन जैसी लग रही हो, मगर ये मशीन खास तौर पर बनाई गई है। ये वनीला आइसक्रीम को कोन के बीच में डालती है। कौन जानता था कि आइसक्रीम भी इतनी हाईटेक हो सकती है। इसे एक बॉल का सही आकार देने के लिए प्लास्टिक अपना कमाल दिखाता है। इसके बाद ही ये बड़े फ्रिज में जाती है। आइसक्रीम जितनी जल्दी जमा दी जाए उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। 40 मिनट बाद ये कोन आते हैं एक ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर। आप तो यही सोच रहे होंगे कि पूरी फैक्ट्री में बहुत ठंड होती होगी। जी नहीं, सबसे ज्यादा ठंड होती है ब्लास्ट फ्रीजर्स में। जमने के बाद इन कोनों को एक रोबोटिक पिकर बड़ी सावधानी से उठाता है। अगले चरण में सावधानी बहुत जरूरी होती है। कभी आपने चॉकलेट में नहाने के बारे में सोचा है? मैं तो रोज ही सोचती हूँ। ये प्योर प्रीमियम चॉकलेट की नदी सिर्फ बॉल टॉप कोन के लिए है मैडम। ये नदी दिन रात बहती रहती है और इसके लिए साल में करीब 5 लाख किलो चॉकलेट की जरूरत पड़ती है। आइसक्रीम इस कदर फ्रोजन होती है कि उस पर गर्म चॉकलेट डालते ही तुरंत सख्त हो जाती है, जबकि होना तो उल्टा चाहिए। ये बात तो सही है, मगर ये कोन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। चॉकलेट जब नरम रहता है तभी उसे कटे हुए बादाम में डाल दिया जाता है। आप भी ध्यान से देखें तो आपको वो छोटा सा गुब्बारा नजर आएगा जो फूलता है, जिससे कोन पर बादाम की परत बराबरी से चढ़ जाती है।
काश शैंक के किंग टैंग भी इसे देख पाते। चैपमैन में साल भर में 38 टन बादाम का इस्तेमाल होता है, मतलब 3 स्कूल बसों के वजन के बराबर। अब हर कोन को अलग अलग लपेटा जाएगा और सावधानी से डब्बों में पैक किया जाएगा। फिर इन्हें चैपमैन के करीब 13,000 वर्ग मीटर के फ्रीजर में रखा जाता है, जहां से ये हमारे पास तक आते हैं। देखा आपने, इतनी मजेदार चीज बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि आइसक्रीम बनाना बड़ा आसान है। ये रंगीन है, स्वादिष्ट है और झटका भी देते हैं। 1960 के दशक के आखिरी दिनों में सोडा से बने ये रंगीन ड्रिंक आपको स्कूल के दिनों में चवन्नी में मिल जाते थे। अगर आप भी उस खास पीढ़ी के होंगे तो आप भी पॉप शॉप फिज़ के दीवाने होंगे। इसने ब्रायन आल्जर के दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि बचपन से ही वो इसके दीवाने हैं। मैं बचपन से ही इसका दीवाना हूँ और मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं अक्सर पॉप शॉप में जाया करता था। सुनकर तो यही लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, मगर नहीं, ब्रायन को ये इतना पसंद था कि इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ये ब्रांड फिर से लॉन्च किया। पॉप शॉप की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। उसके बाद पूरे कनाडा और अमेरिका में इसकी शाखाएं फैल गईं। ये सन 1980 के दशक के मध्य तक बाजार में बना रहा। फिर इसकी कीमत ज्यादा लगने लगी और इसी वजह से धीरे धीरे पॉप शॉप बंद हो गया। मगर ब्रायन ने ठान ली थी कि ये इसे फिर से शुरू करेंगे और 2006 में इन्होंने ब्रांड के अधिकार खरीदे और एक बार फिर से बाजार में आया पॉप शॉप। इन्हें पॉप शॉप बहुत पसंद था, मगर कनाडा में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री करीब 400 करोड़ डॉलर की है। इसे बाजार में बनाए रखना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन ये अपने अनोखे फ्लेवर्स की वजह से बाजार में छाने लगा। ब्लैक चेरी, कोला, क्रीम सोडा, लाइम रिकी, ऑरेंज, पाइनएप्पल और रूट बियर। हर बैच बिल्कुल नए सिरे से ऑर्डर पर बनाया जाता है और डिमांड के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बॉटलिंग प्लांट में भेजे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्रायन ही इसके दीवाने नहीं है। आज भी पॉप शॉप में उन्हीं चीजों का इस्तेमाल होता है जिनका 35 साल पहले होता था। आज ये बना रहे हैं लाइम रिकी। मेरा पसंदीदा है लाइम रिकी। अब आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। लाइम रिकी का नाम अमेरिका के कर्नल जो रिकी के नाम पर पड़ा था। कहते हैं कि एक दिन उनके बारटेंडर ने गलती से जो के बर्बन में नींबू डाल दिया था। वो ड्रिंक बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया, मगर कर्नल जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम एक ड्रिंक से जोड़ा जाए। उनकी गलती नहीं थी। मगर इस सोडा में जरा भी बर्बन नहीं है। इसे बनाने का काम शुरू होता है शुद्ध पानी से भरी 450 लीटर की टंकी में। पानी में बहुत कम मात्रा में प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर डाला जाता है, जिससे उसमें वो खास सिट्रस फ्लेवर आ जाता है। इसे मीठा बनाने के लिए तरल शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। एक केमिस्ट के प्रयोग की तरह हर माप बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी पॉप की हर बोतल में वही स्वाद आएगा। चूंकि हम पानी में सिरप और फ्लेवर मिलाते हैं, इसलिए जरा सी गलती से उसका स्वाद बदल जाएगा। उससे पीने वाले को वो मजा नहीं आएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम अपने ग्राहकों को उनकी पसंद की चीजें ही देना चाहते हैं। सारी चीजों को सही मात्रा में मिलाने के बाद लाइम रिकी बोतलों में भरने के लिए तैयार होता है। पुरानी यादों को बनाए रखने के लिए बोतलों का डिजाइन भी असली बोतलों जैसा ही रखा गया है। बहुत खूब। मगर इन्हें पहले जल्दी से धोना पड़ेगा। यहाँ 1 मिनट में 1000 बोतलों को धो लिया जाता है। और फिर ये चमकती हुई साफ सुथरी बोतलें तैयार होती हैं। एक बड़ी सी चरखी पर लगे 50 नल के इन बोतलों को अच्छी तरह भर देते हैं। 1 मिनट में 200 बोतलें। एक बैच के लिए 20,000 ढक्कनों की जरूरत पड़ती है और हर फ्लेवर के लिए वही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
फिर किसी भी एक बोतल की जांच करके देखा जाता है कि उसका स्वाद सही है या नहीं। हाँ, इस जांच के बाद ही इन्हें बाजार में भेजा जाता है। फिर पॉप की इन बोतलों को पैक करके नई पीढ़ी के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ पॉप शॉप ही असली एनर्जी ड्रिंक है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इसकी 4 बोतलें पिला देती और मैं दिन भर खेलता रहता। लग रहा है ये रंगीन सोडा फिर से लौट आया है। इटली से निर्यात होने वाली एक सबसे मशहूर चीज है स्पेगेटी। चाहे पास्ता जैसी सरल चीज हो या गर्मा गर्म बोलोनीज, इस शानदार चीज के बिना वो कैसे पूरी होगी। तुमने कहा इटली से निर्यात? कहीं तुम चीन तो नहीं कहना चाहते थे? मुझे तो भूख लग रही है। कहते हैं कि मार्को पोलो 13वीं सदी में पास्ता को चीन से इटली लाए थे। इसे खाने के बाद उन्हें लगा कि ये वाकई बड़ी मजेदार चीज है। तुमने शायद रॉजर की किताब नहीं पढ़ी है। उसके मुताबिक स्पेगेटी सिसिली के एक शहर में मार्को पोलो के जन्म से 100 साल पहले ही बनाई जाती थी। रॉजर की किताब? ये चाहे जहाँ भी पहली बार बना हो, पर पास्ता को बड़े बड़े कनाडा वाले नाम हाल ही में मिले हैं। स्पेगेटी दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिशेस में से एक है। हम पास्ता की बात करते हैं, मगर सब जानते हैं कि वो असल में स्पेगेटी है। प्रीमो में तो करीब 60 साल से स्पेगेटी बनाई जा रही है। तो तैयार हो जाइए, हम बताने जा रहे हैं इसकी सामग्री। सबसे पहली चीज है मूस जॉ सस्कैचुअन से आए डुरम गेहूं। समझ गई, आगे? ये देखिए, ये है आला दर्जे का डुरम गेहूं। अव्वल दर्जे का कनाडा से आया डुरम गेहूं। स्पेगेटी में सिर्फ यही एक चीज होती है। ये रेल के जरिए सीधे खेतों से इस प्लांट में आता है। अव्वल दर्जे के गेहूं के लिए आला दर्जे की सवारी। यहाँ कन्वेयर बेल्ट इसे गोदामों में पहुँचा देती है, वहीं इसे पीसा जाता है और इसी मामले में प्रीमो सबसे अलग है। आज कनाडा में सिर्फ हमारे पास्ता प्लांट में ही सिमोलिना पीसा जाता है। अपना सिमोलिना खुद बनाने की वजह से हम क्वालिटी पर पूरा नियंत्रण रख पाते हैं। वाव! अब पवन चक्कियों की जगह ये शानदार मशीनें गेहूं पीसने लगी हैं। इस प्रक्रिया में गेहूं पीसने से लेकर उसे छानने और साफ करने तक का काम किया जाता है। ये कई पाइपों से कई बार ऊपर नीचे आता जाता है। कई बार, कई पाइपों के रास्ते, इसे ये हाईवे कहते हैं। यहाँ गेहूं से सेमोलिना बनाते हैं और गेहूं के मोटे आटे को छानकर बारीक आटा निकाल लिया जाता है। इसके लिए गेहूं इन पाइपों में करीब 40 बार आता जाता है, वो भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हमारी चक्की पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। हमें बहुत कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और जो हैं वो भी सिर्फ कंप्यूटर का काम देखते हैं। हमें किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। गेहूं से सेमोलिना निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। गेहूं को साफ करने की प्रक्रिया शुरू करने के 10 मिनट बाद ही तैयार सिमोलिना मिल जाता है। बन तो रहा है, मगर ये अभी स्पेगेटी नहीं बना है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में सबसे पहले तो सेमोलिना और पानी को कुछ मिनट तक मिलाते हैं। जब पास्ता का आटा तैयार हो जाता है, तब एक प्रेस उससे वो स्पेगेटी बनाती है जिसे हम जानते पहचानते हैं। पास्ता की इन लाइनों को एक पोल पर लटका दिया जाता है। जब ये लड़ियां प्रेस के बाहर आती हैं, तब पास्ता के किनारे बराबर नहीं होते। ऐसे में अगर स्पेगेटी के किनारों को बराबर कर दिया जाए तो क्या बुरा है। ये भी एक सलून जैसा ही है। यहाँ स्पेगेटी को ब्लो ड्राई किया जाता है।
पास्ता पहले 4 से 5 घंटे तक सुखाया जाता है। सूखने पर उसे काटने के लिए भेजा जाता है। जब पास्ता इन साइलोस में आता है तब उसे इन कटिंग मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। वो इसे बाजार के लिए 10 इंच के टुकड़ों में काट देती है। पूरी इंडस्ट्री में स्पेगेटी की मान्य लंबाई 10 इंच ही है। फिर ये एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग लाइन से गुजरते हैं। यहाँ एक बकेट एलिवेटर पास्ता को पैकेजिंग मशीन में डालता है। सूखने पर यह आसानी से टूट सकता है, इसलिए इसे लपेटकर तोलने के बाद बिल्कुल सही स्थिति में पैक कर दिया जाता है। हर डब्बे में पास्ता के 12 पैकेट रखे जाते हैं। हम सुबह गेहूं पीसना शुरू करते हैं और दोपहर तक तैयार पास्ता भेज देते हैं। वाह, सुना आपने? ये तो उतनी ही देर में स्पेगेटी बना लेते हैं जितनी देर में मैं उसे पकाती हूँ। मार्को पोलो ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। डबल बबल। अगर आपको च्युइंग गम चबाना और बबल्स फुलाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही है। अब तक का रिकॉर्ड है 23 इंच के डायमीटर का सबसे बड़ा बबल फुलाने का। मैं तो नहीं फुला सकता। बबल तो टूटसी रोल इंडस्ट्रीज में रोज ही फुलाए जाते हैं क्योंकि यही बनते हैं डबल बबल। इस कंपनी की प्रेसिडेंट को गम से बहुत लगाव है। मेरा नाम है टूटसी। मैं हूँ एलन गॉर्डन और मैं टूटसी रोल इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पारंपरिक डबल बबल चंक गम पसंद है, उसे फुलाने में मजा आता है। हाँ, मगर ये भी 23 इंच का बबल नहीं फुला सकती। मगर इतने गम के साथ कोशिश तो कर सकती हैं। हर बच्चे को अपने बबल फुलाने के दिन याद रहते हैं और ये बड़ा सा प्लांट उनके लिए जन्नत जैसा है जिन्हें मीठा खाना पसंद है। हम 2 दिन में इतने डबल बबल गम बना लेते हैं कि कनाडा के हर निवासी को एक बबल गम खिला सकें। यहाँ के विशाल टबों में लगातार गम मिलाया जाता है जिनसे कई मील लंबी गुलाबी रस्सियाँ बनती हैं जो कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए आखिरी मंजिल तक पहुँचती हैं। डबल बबल गम की मीठी मीठी रेसिपी बड़ी छोटी है। सबसे अहम चीज है शक्कर। दिन भर में करीब 72 टन शक्कर के साथ कॉर्न सिरप, ग्लूकोज और गम बेस मिलाया जाता है। इस मिश्रण में ग्लूकोज मिलाने का मतलब है कि गम नर्म होगा और उसे चबाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब इसे गुलाबी रंग दिया जाता है। कभी ये सोचा है कि ये गुलाबी रंग का ही क्यों होता है? 1928 में वॉल्टर डीमर नाम के एक शख्स ने पहला बबल गम बनाया था और उन्होंने बेहतरीन बबल फुलाने के लिए एक बड़ा ही इलास्टिक लेटेक्स मिक्सचर बनाया। उस वक्त उनके पास गुलाबी रंग ही था जो आज तक कायम है। वो रंग चिपक गया, समझ गए? क्या ये जोक था? एक शक्तिशाली मोटर गम को एक नोजल के जरिए धकेलती है जिससे करीब 350 किलोमीटर लंबी रस्सी बनती है। इतना बबल गम तो माउंट एवरेस्ट पर 20 बार ऊपर नीचे आ जा सकता है। हाँ, रस्सियों की बचत हो जाएगी। ये गम अभी तो सामान्य तापमान पर ही है, मगर इसे काफी ठंडा कर दिया जाता है ताकि काटते वक्त ये चिपचिपा ना रहे। इसके बाद ये जाता है रैपिंग रूम की ओर, जहां गम की हर रस्सी को मशीनों में डाला जाता है और उससे लाखों टुकड़े काटे जाते हैं। ये मशीन 1 मिनट में गम के करीब 1300 टुकड़े रैपर में लपेट देती है। मतलब दिन भर में 1,70,00,000 और आखिर में ये सबके किनारों को खूबसूरती के साथ मोड़ देती है। हम रोजाना करीब 12 लाख मीटर लंबे कागज का इस्तेमाल डबल बबल चंक गम लपेटने के लिए करते हैं। इतने कागज से हम न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को हर रोज 1,500 बार लपेट सकते हैं। डबल बबल को रंगीन वैक्स पेपर में लपेटा जाता है।
इसमें आप गुलाबी ओवल पर बने नीले ताज को आसानी से देख सकते हैं। यही इसकी पहचान है। अब गम का ये बैच तैयार है। इनका वजन लेकर इन्हें टबों और पाउचों में बंद कर दिया जाता है। हर टब में 380 गम डाले जाते हैं। रोबोटिक आर्म से इन डब्बों को पैक किया जाता है। इसके बाद इन्हें ट्रैक्टर ट्रेलर पर लादा जाता है, जो इन्हें कंपनी के विशाल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ले जाते हैं। इसका बड़ा होना जरूरी भी है। ये बबल गम 50 से ज्यादा देशों में जाता है, करोड़ों बच्चों को खुश करने के लिए। एक कैंडी कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे बहुत मजा आता है। ये मेरा ड्रीम जॉब है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। हर इंसान का एक पसंदीदा कैंडी या गम होता है। हर संतुलित भोजन में मीठे की भी जगह होती है। आपने मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, वो भी मिठास से भरी।